आइए दोस्तों, हम लोग झारखंड की कृषि से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। जीरो लेवल से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, एडवांस लेवल तक हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि कुछ भाई ऐसे कमेंट करते हैं जिनका कमेंट कुछ समझ में नहीं आता। जैसे एक भाई सिंहभूम जिला से कमेंट किए, वो बताए कि मैं सिंहभूम जिला से हूँ। उनके बाद वो क्या पूछना चाह रहे थे वो कॉमेंट सेक्शन में इतना लंबी लाइन में लिखे, उनका कमेंट हमको समझ में नहीं आया, उनका प्रश्न समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल आप ऐसा ना करें, आप बिल्कुल वीडियो को देख लें। वीडियो देखने के बाद परेशानी आ ही जाती होगी या तो किसी प्रॉब्लम आ जाती है अगर, तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बेहिचक अच्छे ढंग से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड की कृषि के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है, तो इसके कितने प्रतिशत पे कृषि की जाती है? क्योंकि 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है, तो झारखंड का क्षेत्रफल में ये इतने में कितने घर बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, नहर बने हुए हैं, मंदिर बने हुए, मस्जिद बने हुए, बहुत सारी चीज़ें 79,714 वर्ग किलोमीटर में बने हुए हैं। तो इसमें से कितने प्रतिशत पे झारखंड में कृषि करने योग्य भूमि है और कितनी प्रतिशत पे कृषि की जाती है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको हम ये बता रहे हैं कि 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, अब 79,714 वर्ग किलोमीटर के 48% पे कृषि कार्य करना संभव है। तो क्या 48% पे कृषि कार्य किया जाता है? नहीं, इस पे भी कार्य नहीं किया जाता है। सिर्फ व सिर्फ 79,714 वर्ग किलोमीटर का 23% पे कृषि की जाती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों कि 79,714 वर्ग किलोमीटर का 48% कितना होता है? तो 48% 38 लाख हेक्टेयर होता है। 38 लाख हेक्टेयर होता है। तो 38 लाख हेक्टेयर पे क्यों कृषि नहीं की जाती है? बात ऐसा है ना दोस्तों, 38 लाख हेक्टेयर पे कृषि नहीं की जाती है। कृषि करने योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है, इसमें कुछ बंजर भूमि वगैरह आ जाते हैं। इसके कारण 48% पे कृषि नहीं करके 23% पे कृषि की जाती है, अर्थात 23% में ही झारखंड में कृषि होती है। चलिए, अब बात ऐसा आता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा, ये भी हम आपको बाद में आगे चल के ट्रिक के माध्यम से भी बता देंगे कि सबसे ज़्यादा झारखंड में जो फसल उगाई जाती है वो धान की फसल उगाई जाती है। मान लिया जाए कि 100% अगर झारखंड में कृषि हो रही है तो उसमें से अकेले 60% जो है धान की फसल उगाई जाती है। बाकी जो अन्य फसल हैं वो 40% के अंतर्गत उगाई जाती हैं। जैसे दलहन और तिलहन जो हैं वो 40% के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर आप देखें तो यरहर जो कि आपका दलहन के अंतर्गत आता है, आपका सुरगुजा जो तिलहन के अंतर्गत आता है, ये सारी जो है वो 40% के अंतर्गत उगाए जाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर 100% अगर झारखंड में फसल उगाई जाती है उसमें से 60% धान की ही खेती की जाती है, 40% पे अन्य फसल उगाए जाते हैं। एक चीज़ें आप लोग और नोट लिख लीजिएगा। हम आप लोग को यहाँ 4-5 फैक्ट आप लोग को बताएं, आप चीज़ें लिख लीजिएगा। झारखंड में 76% लोग ऐसे हैं जो कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो कृषि पे निर्भर हैं तो वो कृषि कर करके व्यवसाय करते हैं, फसल का व्यवसाय करते हैं, ऐसा भी नहीं बात है। वो अपने जीवन यापन करते हैं, इतना कृषि करते हैं, इतनी मात्रा में वो कृषि कर लेते हैं जो अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो वे 76%, झारखंड के 76% लोग ऐसे हैं जो कृषि कार्य पे निर्भर हैं। आप ये भी नोट लिखिएगा कि झारखंड के 76% लोग ऐसे हैं जो कृषि कार्य पे निर्भर रहते हैं, कृषि कार्य पे निर्भर रहते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। हम लोग देखेंगे झारखंड में कितने प्रकार के फसल पाए जाते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल पाए जाते हैं। झारखंड में मुख्यतः
3 प्रकार की फसल पाए जाते हैं। पहला भदई फसल, दूसरा यघनी फसल और तीसरा रवि फसल। भदई फसल मई जून में बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है और इसे अक्टूबर में काट लिया जाता है, अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो धान और मक्का, इसका एग्जाम्पल है कि धान और मक्का। धान और मक्का को मई जून में बोया जाता है, अक्टूबर में इस फसल को काट लिया जाता है। अगहनी फसल कब बोया जाता है? तो अगहनी फसल जून और जुलाई में बोया जाता है, जून और जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? तो इसके अंतर्गत भी धान और सुरगुजा आते हैं, ठीक है। रवि फसल, रवि फसल कब बोए जाते हैं? तो रवि फसल नवंबर और दिसंबर में बोए जाते हैं, दिसंबर में बोए जाते हैं। और काटे कब जाते हैं? तो मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं, मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है अरहर और गेहूँ, अरहर या गेहूँ। तो आप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। मुख्यतः चौथा प्रकार का भी फसल होता है जो सब्जियां का, जिसे हम लोग गर्मा फसल कहते हैं। अगर मुख्यतः देखी जाए झारखंड में तो 3 प्रकार के ही फसल होते हैं। चौथा में होता है एगो गर्मा फसल, गर्मा फसल जो कि सब्जियां का सीजन होता है। तो हम लोग 3 प्रकार की यहाँ देखेंगे। भदई फसल मई जून में बोई जाती है, अक्टूबर में काट लिया जाता है, जिसका एग्जाम्पल आपका ये है। यघनी फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। धान और सुरगुजा उनका देखा जाए तो उनका फसल है। आपको बता दें दोस्तों, अघनी फसल जो है इस टाइम किसानों बहुत व्यस्त होते हैं। उसी समय सुरगुजा भी तैयार होता है और उसी समय धान का भी काम होता है। तो इस समय किसानों का बहुत व्यस्त समय होता है, वे बहुत बिजी रहते हैं। रवि फसल नवंबर और दिसंबर में बोए जाते हैं, मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। इनका अरहर और गेहूं इनका एग्जाम्पल है। रवि फसल जो है वह हमारे झारखंड में 11 लाख हेक्टेयर पे किया जाता है, 11 लाख हेक्टेयर पे किया जाता है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न ये आता है, प्रश्न कभी कभी आपको बुक में ये चीज़ें दिखाई दिया होगा कि एक हम लोग बोलते हैं टांड, टांड। अगर आप किताब को फिर पढ़ेंगे तो एक आपको शब्द मिलेगा टांड और एक मिलेगा दोन, ठीक है। टांड और दोन ऐसे शब्द मिलेंगे। तो टांड का मतलब तो आपको जेनविन, अगर आप झारखंड से तो आपको पता होना ही चाहिए कि टांड वैसे भूमि जहां दलहन और तिलहन जैसे फसल को उगाए जाते हैं, अर्थात जहां पानी का जमावड़ा कम रहता है। टांड में देखिएगा पानी गिरेगा भी तो वह पानी बह के दूसरे खेतों में चल जाता है, तो ये टांड हुआ। दोन क्या हुआ? दोन एक्चुअली हम लोग देखें तो खेत को कहते हैं। दोन वैसी स्थल को कहते हैं, वैसे जगह को कहते हैं जहां पानी लंबे समय तक ठहर सकता है, रुक सकता है, उससे हम लोग दोन कहते हैं। और दोन का सही एग्जाम्पल है खेत में ही तो पानी अधिक समय के लिए रुकता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, दोन में नमी की मात्रा अधिक होती है। एक्चुअली वहाँ पानी जमेगा चूँकि वो गड्ढा रहता है, खेत गड्ढा रहता है। टांड के कंपेयर में देखा जाए तो खेत गड्ढा होता है और खेत गड्ढा होने के कारण वहाँ नमी होती है। तो दोन हम लोग गड्ढे वाले स्थल को कहते हैं, टांड हम लोग समतल वाले क्षेत्र को कहते हैं। और दोन में ही धान की उपज होती है, खेत में ही धान की उपज होती है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न ये आता है, हम आपको यहाँ कॉलम बनाने की कोशिश किए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है।
कृषि जो क्षेत्र है वो झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर पे कृषि की जा सकती है। खरीफ फसल कितनी की जाती है, तो 38 लाख हेक्टेयर पे खरीफ फसल की जाती है। रबी फसल कितने पे की जाती है, तो झारखंड के 38 लाख हेक्टेयर पे रबी फसल की जाती है। बंजर भूमि, चूँकि रबि फसल क्या हम आपको बता चुके हैं। बंजर भूमि झारखंड में 7% है। बंजर भूमि का मतलब तो आपको पता ही होगा। बंजर भूमि क्या, जिस पे किसी प्रकार की कोई खेती की नहीं जाती है, अर्थात वो सालों साल परती रहता है। परती समझते हैं ना, उस पर कोई फसल उगाया ही नहीं जाता है, मतलब वो उस पर सिर्फ व सिर्फ चरागाह का कार्य किया जाता है, मतलब जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह जानवर को चरने के लिए, वैसे भूमि जो जानवर को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई फसल उगाया नहीं जाता है। वन भूमि, झारखंड के क्षेत्रफल में 29% जो है वह वन घेरा हुआ है। निवल भूमि जो है वह 36%। अब निवल भूमि क्या है, वैसे भूमि जिस पे एक साल में एक से अधिक फसल उगाए जाते हैं। आप अगर कहीं देखे होंगे, आपके गांव घर के बगल में जिसे हम लोग बार कहते हैं, वहाँ एक से अधिक फसल भी उगाए जाते हैं, तो ऐसे भूमि को हम लोग निवल भूमि क्षेत्र कहते हैं। कि वैसे भूमि जहाँ एक साल के अंदर एक से अधिक फसल को उगाए जाते हैं, उसे हम लोग निवल भूमि कहते हैं। परती भूमि जो है वह है हमारे राज्य में 11% और वार्षिक औसत जो है वह 1200 mm से 1300 mm के बीच होता है। तो आप ये आंकड़ा लिख लीजिएगा। ये चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम चीज़ों को आगे देखते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ठीक है, झारखंड में बहुत ऐसे जो है फसल उगाए जाते हैं, तो कौन कौन ऐसे फसल उगाए जाते हैं। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा फसल कौन उगाए जाते हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा दोस्तों। आपका ट्रिक है दिमाग। तो डी से धान की खेती और एम से मक्का की खेती और जी से गेहूं और जी से गन्ना भी कर लीजिए। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा धान की खेती उगाई जाती है, फिर मक्का की, फिर गेहूं की, फिर गन्ना की। उत्पादन की दृष्टि से कौन ऐसे फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा धान का होता है। आपको हम दिखाएं तो धान की सबसे अधिक खेती होती है, उसके बाद मक्का की होती है, उसके बाद गेहूं की होती है, उसके बाद गन्ना की होती है। देखिए, अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे मक्का, तीसरे नंबर पे गेहूं और चौथे नंबर पे गन्ना की खेती होती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये आपको ट्रिक याद हो गया होगा। आप अल्टरनेट लेके चलिए, दिमाग, तो डी को लीजिए, एम को लीजिए और जी को लीजिए, अल्टरनेट चीज़ों को लीजिए। डी से धान, एम से मक्का, जी से गेहूं और जी से गन्ना। तो ये जो है आपको सीरियल नंबर पे है। सबसे ज़्यादा झारखंड में धान की कृषि की जाती है, उसके बाद मक्का की जाती है, तीसरा नंबर पे गेहूं की जाती है और चौथा नंबर पे गन्ना की जाती है। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आप लोग के सामने एक आंकड़ा लेकर के आते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मक्का की अगर खेती की जाती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है। पलामू में की जाती है, धान की सिंहभूम में की जाती है, गेहूं की पलामू में की जाती है और गन्ना की हजारीबाग में की जाती है। तो हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन से फसल कहाँ उगाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, सबसे कम कहाँ उगाए जाते हैं। चलिए हम आपको एक देते हैं, आपको आंकड़ा है एक, हम आपको ये आंकड़ा देते हैं। आइए दोस्तों, हम आप लोग को सामने एक आंकड़ा देने की कोशिश किए हैं कि धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मक्का की कहाँ होती है, गेहूं की कहाँ होती है, गन्ना की कहाँ होती है। झारखंड में प्रमुख 12 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। झारखंड में प्रमुख 12 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। तो कौन कौन जिले में सबसे अधिक फसल पाई जाती है, हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताने वाले हैं। अक्सर यहाँ हम लोग देखेंगे कि सबसे
सबसे ज़्यादा पलामू में फसल की उत्पादन होती है। देखिए, धान की उत्पादन सबसे ज़्यादा सिंहभूम में होती है, उसके बाद दुमका में होती है, उसके बाद रांची में होती है, उसके बाद गुमला में होती है, उसके बाद हजारीबाग में होती है। तो देखिए, सिंहभूम में धान की खेती अधिक होती है। अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अधिकतम और न्यूनतम की बात करती है, अधिकतम और न्यूनतम की बात करती है। तो धान जो सबसे अधिक पाई जाती है वह सिंहभूम में पाई जाती है। मक्का जो पाई जाती है पलामू में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, साहेबगंज में, गोड्डा में पाई जाती है। गेहूँ पलामू में सबसे अधिक, उसके बाद हजारीबाग में, उसके बाद गोड्डा में पाई जाती है। हम आप लोग को यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अर्थात घटते क्रम में लिखाने की कोशिश किए हैं कि गन्ना सबसे अधिक हजारीबाग में पाई जाती है, फिर दुमका में पाई जाती है, फिर गोड्डा में पाई जाती है, साहेबगंज में पाई जाती है और पलामू में पाई जाती है। चना जो पाई जाती है वो पलामू में अधिक, गोड्डा में उससे कम, हजारीबाग में उससे कम, साहेबगंज में उससे कम। मंडुआ रांची में सबसे अधिक पाई जाती है, उसके बाद गुमला में पाई जाती है, उसके बाद हजारीबाग में पाई जाती है, उसके बाद गिरिडीह में पाई जाती है। जो है पलामू में अधिक पाई जाती है, उसके बाद साहेबगंज में पाई जाती है, उसके बाद गोड्डा में पाई जाती है, उसके बाद हजारीबाग में पाई जाती है। अरहर पलामू में अधिक पाई जाती है, रांची में उससे कम पाई जाती है, हजारीबाग में उससे कम पाई जाती है, गुमला में उससे कम और लातेहार में उससे कम। ज्वार बाजरा हजारीबाग में सबसे अधिक, उससे कम रांची में, सिंहभूम में उससे कम, गिरिडीह में उससे कम, संथाल परगना में उससे कम। मसूर पलामू में सबसे अधिक, उससे कम हजारीबाग में, चतरा में उससे कम, चतरा से कम कोडरमा में पाई जाती है। कुर्थी पलामू में सबसे अधिक पाई जाती है, लातेहार में उससे कम पाई जाती है, रांची में उससे कम पाई जाती है और हजारीबाग में उससे कम पाई जाती है। उद्दड़ रांची में अधिक पाई जाती है, गुमला में उससे कम पाई जाती है, लोहरदगा में उससे कम पाई जाती है और पलामू में सबसे कम पाई जाती है। आइए हम लोग क्या देखें कि पलामू में सबसे अधिक मक्का पाई जाती है, गेहूं पाई जाती है, चना पाई जाती है, जौ पाई जाती है, आपका मसूर पाया जाता है, कुर्थी पाया जाता है। तो इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से ये देखेंगे कि सबसे अधिक जो पलामू में फसल उपजाए जा रहे हैं उसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। GM काजल C, हम लोग अगर किसी को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, मान लिया जाए, सपोज कीजिए काजल नाम की कोई लड़की है, उसको कहते हैं गुड मॉर्निंग, और वो काजल जो है वह सेक्शन C में पढ़ती है, तो कहते हैं गुड मॉर्निंग काजल C मतलब सेक्शन C में पढ़ती है। तो ये जो पलामू में कौन कौन ऐसे फसल पाए जाते हैं जो सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो उसका नाम हम आपको ट्रिक के माध्यम से दिखाएंगे कि गेहूँ सबसे अधिक पलामू में पाई जाती है। आप आइए, माँ से मक्का भी सबसे अधिक पाई जाती है। एक यही माँ से मसूर भी सबसे अधिक पाई जाती है। आपका है का, तो का से आपका जो पाया जाता है वह कुर्थी पलामू में ही पाया जाता है। आप ये से अरहर सबसे अधिक पाया जाता है, और आपका जा से हो गया आपका जौ सबसे अधिक पाया जाता, और सी से आपका हो गया चना। ठीक, तो इतने जो फसल होते हैं वो सबसे अधिक पलामू में पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर सबसे अधिक पलामू में ये सब पाए जाते हैं तो अब ये भी बताइए कि सबसे कम पलामू में क्या पाए जाते हैं। तो सबसे जो कम पलामू में पाए जाते हैं दोस्तों, वह पहले गन्ना की खेती कम की जाती है और उड़द की खेती कम की जाती है। तो सबसे अधिक जो पलामू में जो पाया जाता है वह गेहूं, मक्का, मसूर, कुर्थी, अरहर, जौ, चना। आइए हम आपको ये आंकड़ा में दिखाते हैं। वहाँ क्या है? गेहूं। ठीक है, गेहूं सबसे अधिक पलामू में पाई गई है। मक्का सबसे अधिक पलामू में पाई गई है। मसूर सबसे अधिक पलामू में पाई गई है। कुर्थी सबसे अधिक पलामू में पाई गई है। अरहर सबसे अधिक पलामू में पाई गई है। जौ सबसे अधिक पलामू में पाई गई है, और चना सबसे अधिक पलामू में पाई गई है। तो सबसे अधिक ये सारे के सारे जो है पलामू में सबसे अधिक पाए जाते हैं। पलामू में सबसे अधिक तो देख लिए पाए जाते हैं, लेकिन पलामू में सबसे कम भी तो पाए जाते होंगे कुछ। हाँ, तो पलामू में सबसे कम जो पाए जाते हैं वो गन्ना पाया जाता है। देखिए आप गन्ना कहाँ है? गन्ना का अगर आंकड़ा आप देखें तो पलामू में कम पाई जाती है। सबसे पीछे है पलामू, वहाँ पलामू में कम पाई जाती है। उद्दड़ आपका ये है तो पलामू में कम पाई जाती है। चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा।
तो आप ये सारी फसल के बारे में देख लिए। अब आती है दोस्तों रांची। रांची में सबसे ज़्यादा मड़ुआ पाया जाता है और उद्दड़ पाया जाता है। देखिए हजारीबाग में सबसे अधिक गन्ना पाया जाता है और ज्वार बाजरा पाया जाता है। ज्वार बाजरा पाया जाता है। और सिंहभूम में सबसे अधिक जो पाया जाता है वह धान की खेती वहाँ होती है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये सारे जो फसल हैं, इतना ही फसल के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं ये हम आपको बता दिए, सबसे कम आप लोग आंकड़ा से देख लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ आई होगी। अब प्रश्न ये भी आता है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप इस ट्रिक को स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पहले भी आपको ट्रिक के माध्यम से बताएं। दिमाग जो आपका पहला का ट्रिक था, दूसरा ट्रिक आपका ये है जीएम काजल सी। अब प्रश्न आता है कि झारखंड में कृषि की जाती है तो खाद्यान्न की कृषि 1 हेक्टेयर में कितनी की जाती है, अर्थात 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग कृषि का कार्य करते हैं तो कितना केजी वहाँ से उपज निकलती है। तो अगर हम लोग खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न में 2306 केजी निकलेगी जब 1 हेक्टेयर पे हम लोग कार्य करेंगे, अर्थात 1 हेक्टेयर पे 306 केजी की उत्पादन होती है खाद्यान्न में। अगर दलहन की बात करें, दलहन जिससे दाल बनती है, जैसे अरहर की बात हो या मसूर की बात हो, तो ये दलहन के अंतर्गत आते हैं। दलहन कितनी उपज होती है तो 1114 केजी 1 हेक्टेयर में होती है। और तिलहन की बात करें तो तिलहन में 729 केजी 1 हेक्टेयर में उपज होती है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।